बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक। मतलब इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि जो लोग कार्य करने वाले लोग थे, मजदूरी करते थे, हथकरघा उद्योग के थे, या फिर इनको जो चलाने वाले लोग थे, मालिक थे, उनकी स्थिति के बारे में। सबसे पहले आप एक चित्र देख सकते हैं। 17वीं सदी में सूरत बंदरगाह पर व्यापारिक जहाज। व्यापारिक जहाज का मतलब होता है कि वो जहाज जो सामान को लेके यहाँ वहाँ जाते हैं, अर्थात जो व्यापार के लिए जो भी सामान होते हैं उनको लेके एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं, एक देश से दूसरे देश में। और दूसरे जो सामान्य जहाज होते हैं जिनमें लोग या तो सैर सपाटा के लिए इस्तेमाल करते हैं या फिर कहीं आवाजाही करने के लिए, यातायात के साधन के लिए। व्यापारिक जहाज एक मामले में भी अलग थे कि उनकी क्षमता ज़्यादा थी, वो बड़े बड़े होते थे और उन पर सामान भारी मात्रा में लादा जा सकता था। भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात स्थित सूरत हिंद महासागर के रास्ते होने वाले व्यापार के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों में से एक था। अच्छा, यही एक कारण है कि गुजरात शुरू से ही, या फिर महाराष्ट्र की बात करें, या फिर एक तरीके से कहें तो जो भी कोस्टल एरिया अर्थात समुद्री सीमा से संबंधित राज्य हैं वो पहले से ही ज़्यादा धनी रहे हैं, क्योंकि व्यापार वगैरह ज़्यादा वहाँ होता था तो लोगों को रोज़गार भी ज़्यादा मिलता था। डच और ब्रिटिश व्यापारिक जहाज 17वीं सदी की शुरुआत से ही इस बंदरगाह का इस्तेमाल करने लगे थे। 18वीं सदी में इस बंदरगाह का महत्व गिरने लगा। इस अध्याय में हम कपड़ा और लोहा व इस्पात उद्योग, इन दो उद्योगों का विशेष अध्ययन करते हुए देखेंगे कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय कारीगरी और उद्योगों की क्या दशा थी। आधुनिक विश्व में औद्योगिक क्रांति की दृष्टि से ये दोनों ही उद्योग बहुत महत्वपूर्ण थे। सूती कपड़े के मशीनी उत्पादन ने ही 19वीं सदी में ब्रिटेन को दुनिया का सबसे प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र बना दिया था। 1850 के दशक में जब ब्रिटेन का लोहा और इस्पात उद्योग भी पनपने लगा तो ब्रिटेन दुनिया का कारखाना कहलाने लगा। सोचिए कितना बड़ी बात है कि दुनिया का कारखाना कहलाने वाली बात, अर्थात कि सारी जो भी बनते होंगे, सामान वगैरह बनते होंगे, उपकरण बनते होंगे, तो वहीं बनना स्टार्ट हुआ होगा। जैसे कि इस तरह इस समय पे सबसे ज़्यादा कोई बड़ा है तो चीन है, वहाँ पे उत्पादन वगैरह सबसे ज़्यादा होता है। ब्रिटेन के औद्योगिकीकरण और भारत पर ब्रिटिश विजय और उपनिवेशीकरण में गहरा संबंध था। आप अध्याय 2 में देख चुके हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक हितों की रक्षा करने के लिए किस तरह भारतीय भूभागों पर कब्जे हुए और किस तरह व्यापार का ढांचा बदलता गया। 18वीं सदी के आखिर में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से चीज़ें खरीदती थी और उन्हें इंग्लैंड व यूरोप में ले जाकर बेच देती थी। इसी क्रय विक्रय से उसे भारी मुनाफा होता था। जैसे जैसे ब्रिटेन का औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लगा, वहाँ के उद्योगपति भारत को अपने औद्योगिक उत्पादों के विशाल बाजार के रूप में देखने लगे। इस तरह ब्रिटेन से तैयार माल भारत के बाज़ारों में आने लगा। इससे भारतीय शिल्पों और उद्योगों पर किस तरह के असर पड़े, प्रस्तुत अध्याय में हम इसी सवाल पर चर्चा करेंगे। अच्छा, कंपनियों को मुनाफा इसलिए भी होता था कि वो यहाँ से सस्ता सामान खरीदते थे, कच्चा माल, और महंगे दाम पे वापस वहाँ से बना के यहाँ पे महंगे दाम पे बेचते थे। इसका दो असर पड़ा। यहाँ से सबसे ज़्यादा पैसा जाने लगा, उन लोगों के ज़्यादा हिस्सा जाने लगा उन लोगों के पास। और दूसरा ये हुआ कि यहाँ का जो रोज़गार था, यहाँ के जो लोग काम करके हाथ वगैरह से करते थे, उनका रोज़गार चला गया, वो बेरोज़गार होते गए। क्योंकि आप जानते हैं कि कभी भी कोई कार्य मशीन से किया जाता है तो वो कम समय में अच्छी गुणवत्ता का ज़्यादा प्रोडक्ट तैयार कर देता है। भारतीय कपड़े और विश्व बाजार, ये पहली हेडिंग है इस अध्याय का। आइए पहले कपड़ा उत्पादन पर नज़र डालें। बंगाल पर अंग्रेज़ों की विजय से पहले 1750 के आसपास भारत पूरी दुनिया में कपड़ा उत्पादन के क्षेत्र में औरों से कोसों आगे था। भारतीय कपड़े लंबे समय से अपनी गुणवत्ता और बारीक कारीगरी के लिए दुनिया भर में मशहूर थे। दक्षिण पूर्वी एशिया अर्थात जावा, सुमात्रा और पेनांग तथा पश्चिमी एवं मध्य एशिया में इन कपड़ों का भारी व्यापार था। 16वीं शताब्दी से यूरोप की व्यापारिक कंपनियां यूरोप में बेचने के लिए भारतीय कपड़े खरीदने लगी थी। इस तरह
फलते फूलते व्यापार और भारतीय बुनकरों ने हुनर की यादें अंग्रेजी और अन्य भाषाओं के बहुत सारे शब्दों में आज भी जिंदा हैं, मतलब उनका लिखा हुआ अवशेष प्राप्त है। अच्छा, अभी मैं म्यूज़ियम गया हुआ था मुंबई में, वहाँ पे भारतीय के जो कपड़े थे, इतिहास था पूरी, कब कौन सा कपड़ा बना, किस टाइप का बनता था, कौन राजा पहनते थे आम आदमी के लिए, ये सारे के सारे वहाँ पे म्यूज़ियम में, प्रिंस वेल्स म्यूज़ियम या फिर छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु शिल्प संग्रहालय करके है, आप देखेंगे वहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। आप यदि जा सकते हैं तो जाके देख सकते हैं वहाँ पे। ऐसे शब्दों कोई जड़ों को ढूंढना और उनके अर्थ जानना बड़ा मज़ेदार है। मुझे भी बहुत अच्छा लगा था कि हाँ, उसमें क्या कैसे थे। अब बहुत हमको लगा सैकड़ों से ज़्यादा सैंपल्स रखे हुए थे। यहाँ से बने हुए कपड़े जैसे जावा सुमात्रा अर्थात इंडोनेशिया वगैरह है, वहाँ के राजा वगैरह राजशाही खानदान के लोग पहना करते थे, तो वो सब कपड़े अवेलेबल हैं। चित्र 2 है पटोला बुनाई। 19वीं सदी के मध्य में पटोला बुनाई सूरत, अहमदाबाद और पाटन में होती थी। इंडोनेशिया में इस बुनाई का भारी बाजार था और वहाँ यह स्थानीय बुनाई परंपरा का हिस्सा बन गई थी। शब्दों में इतिहास छिपा है। यूरोप के व्यापारियों ने भारत से आया बारीक सूती कपड़ा सबसे पहले मौजूदा इराक के मोसुल शहर में अरब के व्यापारियों के पास देखा था। इसी आधार पर वे बारीक बुनाई वाले सभी कपड़ों को मसलिन, मलमल कहने लगे। जल्द ही यह शब्द खूब प्रचलित हो गया। मसालों की तलाश में जब पहली बार पुर्तगाली भारत आए तो उन्होंने दक्षिण पश्चिमी भारत में केरल के तट पर कालीकट में डेरा डाला। यहाँ से वे मसालों के साथ साथ सूती कपड़ा भी लेते गए। कालीकट से निकले शब्द को कैलिको कहने लगे। बाद में हर तरह के सूती कपड़ों को कैलिको ही कहा जाने लगा। अच्छा, एक पता नहीं ये तथ्य है या फिर अफवाह कि एक अंगूठी के बीच से पूरी के पूरी कपड़े को पास कराया जा सकता था, मलमल के कपड़े को, इतना ज़्यादा हल्का होता था वो। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो पश्चिमी बाज़ारों में भारतीय कपड़ों की लोकप्रियता की कहानी कहते हैं। चित्र 3 में आप एक ऑर्डर बुक का पन्ना देख सकते हैं जिसे 1730 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता स्थित अपने नुमाइंदों के पास भेजा था। वही के मुताबिक उस साल कपड़े के 5,79,000 थानों का ऑर्डर मिला था। यदि आप इसी बही के पन्नों को पलटते तो आपको पता चलता है कि उसमें सूती और रेशमी कपड़ों की 98 किस्मों का जिक्र किया गया है। यूरोपीय व्यापारी उन्हें पीस गुड्स कहते थे, जो आमतौर पर 20 गज लंबा होता और 1 गज चौड़ा थान होता था। थान एक गोल सा कपड़े का एक पुलिंदा होता है। अभी भी आप यदि कपड़ा सिलाने के लिए ख़रीदने जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि रोल बना होता है, उसी में से काट के कपड़े आपके हिसाब से कि इतना कपड़ा लगेगा आपके लिए आप खरीद सकते हैं या फिर लेते हैं, दुकानदार बता देते हैं। चित्र 3 ईस्ट इंडिया कंपनी की ऑर्डर बही का एक पन्ना 1730। गौर से देखिए कि बही में किस तरह एक एक चीज़ की कीमत लंदन में ही तय कर दी गई थी। ये सामान मंगाने के लिए कंपनी को 2 साल पहले ऑर्डर देने पड़ते थे, क्योंकि ऑर्डर को भारत भेजने, जरूरी कपड़े बनवाने और उन्हें वापस भिजवाने में इतना समय तो लग ही जाता था। जब कपड़े के थान लंदन पहुंच जाते थे तो उन्हें नीलामी के जरिए बेच दिया जाता था। आप समझिए कि 2 साल पूरे प्रक्रिया में लग जाते थे। ऑर्डर देना, वहाँ से ऑर्डर का चलना, पहुँचने 2-4 महीने में हो सकता है पहुँचेगा यहाँ पे। पहुँचने के बाद से कपड़ा लेना, कपड़ा लेके फिर उसका यदि सिलाई होना है तो सिलाई होना, फिर उसके बाद से उसकी पैकिंग वगैरह करके ले जाना, फिर वहाँ पे ले आके नीलामी करना, कितना लंबा प्रोसेस होगा। आप यहाँ पे ये डायरी का हिसाब किताब देख सकते हैं। 7,000 नंबर लिखे होंगे, कितने नंबर, और कुछ अब इंग्लिश सही तरीके से समझ में नहीं आ रहा है, नहीं तो पढ़ा जा सकता था इसे भी। चित्र 4 जामदानी बुनाई। 20वीं सदी की शुरुआत में जामदानी एक तरह का बारीक मलमल होता था जिस पर करघे में सजावटी चिन्ह बुने जाते हैं। इनका रंग प्रायः सलेटी और सफ़ेद होता है। आमतौर पर सूती और सोने के धागों का इस्तेमाल किया जाता था।
जो कि इस चित्र में दिखाई दे रहा है। बंगाल में स्थित ढाका और संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश स्थित लखनऊ जामदानी बुनाई के सबसे महत्वपूर्ण केंद्र थे। जामदानी खूबसूरत सा डिजाइन आप देख सकते हैं इस पे। आइए अब इसी बही में दी गई विभिन्न किस्मों के नामों को देखें। देखिए अब इसमें बताया गया है। अच्छा, आप समझ सकते हैं कि ये सब बुनाई कितनी मुश्किल रही होगी, कारीगर कितना समय लेते होंगे इस सब को तैयार करने में। यदि और यही चीज़ जब मशीन करना शुरू किया होगा तो जल्दी से कर देता होगा, और शायद इसके धागे वगैरह जो होंगे और नज़दीक होंगे, क्योंकि हाथ से आप कितना ही मेंटेन कर पाएंगे, इसीलिए ज़्यादा दिक्कत हुई। थोक में जिन कपड़ों का ऑर्डर दिया गया था उनमें छापेदार सूती कपड़े भी शामिल थे। उन्हें व्यापारी सिंटज, कोसा या खस्सा और बंडाना कहते थे। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेजी का सिंटज शब्द कहाँ से आया है? जी हाँ, यह हिंदी के छींट शब्द से निकला है। अच्छा, छींट बताए हुए हमारे यहाँ छींट रंगीन फूल पत्तियों वाले छोटे छापे के कपड़ों को कहा जाता है। आप लोगों से बात करेंगे, महिलाओं से खास तौर पे, उन्हें पता होता है छींट जो रंगदार कपड़े होते हैं, तो फूल पत्तियाँ कुछ बनी होती तो उसे कहते हैं कि छींट वाला कपड़ा है। 1680 के दशक तक इंग्लैंड और यूरोप में छापेदार भारतीय सूती कपड़ों की जबरदस्त मांग पैदा हो चुकी थी। आकर्षक फूल पत्तियों, बारीक रेशे और सस्ती कीमत की वजह से भारतीय कपड़े का एक अलग ही रुतबा था। इंग्लैंड के रईस ही नहीं बल्कि खुद महारानी भी भारतीय कपड़ों से बने परिधान पहनती थीं। बंडाना शब्द का इस्तेमाल गले या सिर पर पहनने वाले चटक रंग के छापेदार गुलूबंद के लिए किया जाता है। यह शब्द हिंदी के बांधना शब्द से निकला है। इस श्रेणी में चटक रंगों वाले ऐसी बहुत सारी किस्म के कपड़े आते थे जिन्हें बांधने और रंगसाजी की विधियों से ही बनाया जाता था। वही में कई दूसरी तरह के कपड़ों का भी जिक्र है जिनका नाम उनके जन्म स्थान के अनुसार लिखा गया है। कासिम बाजार, पटना, कलकत्ता, उड़ीसा, चारपुर आदि। इन शब्दों के व्यापक प्रयोग से पता चलता है कि दुनिया के विभिन्न भागों में भारतीय कपड़े कितने मशहूर हो चुके थे। अच्छा, एक राहुल गांधी का मैं 2-4 बार क्लिप वगैरह सुना हूँ, तो मजाक के तौर पर सुना था कि कहीं खास तौर पे छोटी जगहों पे जाते हैं तो कहते हैं कि जैसे मान लीजिए भोपाल गए तो मेड इन, कोई चाइना में कोई कपड़ा खोलेगा या फिर कुछ देखेगा उस पर लिखा होगा मेड इन भोपाल। तो ये लगभग वही स्थितियाँ थी कि छोटी छोटी जगह भी उस समय पॉपुलर हुआ करते थे। उसी के जो प्रोडक्ट तैयार हुआ उस प्रोडक्ट के तहत, या फिर यदि आप यूपी के जानते हैं तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट करके, या फिर मध्य प्रदेश में एक शिल्प एक उत्पाद करके योजनाएं चलाई गई हैं, तो उसमें एक जिले को प्रतिनिधि करता हुआ एक प्रोडक्ट होता है जो उसी को बयां करता होता है। अब जैसे मान लीजिए कहीं का गुड़ है तो आप कह सकते हैं कि गोरखपुर का गुड़ है, या फिर गोरखपुर ऐसे तो टेराकोटा के बर्तन वगैरह हैं, तो टेराकोटा का नाम हो गया, मान लीजिए गोरखपुरी टेराकोटा हो गया, इस टाइप से। चित्र 5 है, इसमें मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में बारीक कपड़े पर छपाई छींट। 19वीं सदी के मध्य में ईरान और यूरोप को निर्यात होने वाले छींट का यह बढ़िया उदाहरण है। देखिए कितनी खूबसूरती और बारीकी से ये बना हुआ, कितना खूबसूरत लग रहा है। और चित्र 6 है, बंडाना डिजाइन 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में। कपड़े के माध्यम से गुजरती लकीर को देखें। आप जानते हैं यह क्यों है? दरअसल इस ओढ़नी में दो बांध कर रंगे गए टाई एंड डाई, अच्छा ऐसा बांध के रंगा गया है, इसलिए रेशमी कपड़ों के टुकड़ों को सोने की कढ़ाई के जरिए एक दूसरे में सी दिया गया है, सिलाई की गई है। बंडाना शैली के कपड़े अधिकांशतः राजस्थान और गुजरात में बनाए जाते थे। यूरोपीय बाज़ारों में भारतीय कपड़ा अर्थात वहाँ स्थिति क्या थी, इसके बारे में जानते हैं। 18वीं सदी की शुरुआत तक आते आते भारतीय कपड़े की लोकप्रियता से बेचैन इंग्लैंड के ऊन व रेशम निर्माता भारतीय कपड़ों के आयात का विरोध करने लगे थे। इसी दबाव के कारण 1720 में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़े छींट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने के लिए एक कानून पारित कर दिया। ये उसी प्रकार की स्थितियां हैं कि जब इस समय भी आप समझ सकते हैं कि जब
चीन वगैरह के सामान भारत में इतने ज़्यादा कुछ ऐसे हो गए कि भारत सरकार को मजबूरी में कि यहाँ पनपे वो चीज़ कारोबार ख़त्म ना हो जाए, हमें नुकसान हो रहा है, तो बैन लगा दिए। देख सकते हैं कि आप एप्लीकेशंस वगैरह को भी आप देख सकते हैं कि आईटी वगैरह के क्षेत्र में इन लोगों ने अब यहाँ पे स्पाई कर रहे हैं, या फिर जो भी है बहुत सारे एप्लीकेशंस अभी तक हमको लग रहा है कि 3-4 सालों में अब 200-400 से अधिक एप्लीकेशंस वहाँ के बैन किए जा चुके हैं। उसी टाइप से ये भी एक बात है। या फिर एक चीज़ है एंटी डंपिंग चार्ज होता है, मतलब कि जो भी टैक्स लग रहे हैं उससे अलग हट के सरकार उन पे लगा देती है और टैक्स की, और भारत के बाज़ार में जब आए तो वो और महंगा हो जाए, ताकि यहाँ के जो क्षेत्रीय कारोबार वगैरह है उससे ज़्यादा प्रभावित ना हो, चलता रहे, तो वहाँ पे बैन कर दिया गया। संयोगवश इस कानून को भी कैलिको अधिनियम ही कहा जाता था। यही जो भारत के कालीकट से जो निकला गया शब्द था, वही कैलिको। उस समय इंग्लैंड में नए नए कपड़ा कारखाने खुल रहे थे। भारतीय कपड़ों के सामने लाचार अंग्रेज कपड़ा उत्पादक अपने देश में भारतीय कपड़ों के प्रवेश पर पूरी पाबंदी चाहते थे, ताकि पूरे इंग्लैंड में केवल उन्हीं का कपड़ा बिके। इस क्रम में इंग्लैंड की सरकार ने सबसे पहले कैलिको छपाई उद्योग को ही सरकारी संरक्षण में विकसित किया। अब सफ़ेद मलमल या बिना मांड वाले कोरे भारतीय कपड़े पर इंग्लैंड में ही भारतीय डिजाइन छापे जाने लगे। भारतीय कपड़ों के साथ इस होड़ की वजह से इंग्लैंड में तकनीकी सुधारों की ज़रूरत दिखाई देने लगी थी। जब भी कुछ नया करने की कोशिश की जाती है, कोई कॉपी करने की भी कोशिश की जाती है, तो इस चीज़ को बड़े स्केल में करने के लिए हमें रिसर्च वगैरह करना पड़ता है, तो कोई न कोई चीज़ नया निकलता है। ये एक फ़ायदा होता है उस स्थिति के लिए, वहाँ के लोगों के लिए, कारोबार के लिए। 1764 में जॉन के ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया, जिससे परंपरागत तकलियों की उत्पादकता काफ़ी बढ़ गई। स्पिनिंग जेनी एक ऐसी मशीन जिससे एक कामगार एक साथ कई तकलियों पर काम कर सकता था। जब पहिया घूमता था तो सारी तकलियाँ घूमने लगती थीं। 1786 में रिचर्ड आर्कराइट ने वाष्प इंजन का आविष्कार किया, जिसने सूती कपड़े की बुनाई को क्रांतिकारी रूप से बदल दिया। अब बहुत सारा कपड़ा बेहद कम कीमत पर तैयार किया जा सकता था। गतिविधि में आपकी राय में कैलिको अधिनियम का यह नाम कैलिको अधिनियम क्यों रखा गया? इस नाम से इस बारे में क्या पता चलता है कि कौन से कपड़े पर पाबंदी लगाई जा रही थी? सीधा सीधा साफ बात है कि यह भारतीय कपड़ों को टारगेट करके किया गया था। कैलिको भारतीय सूती को कहा गया, तो भारतीय सूती को बैन करने के लिए यह अधिनियम लाया गया, इसलिए इसका नाम भी कैलिको अधिनियम ही रखा गया। इसके बावजूद दुनिया के बाज़ारों पर भारतीय कपड़े का दबदबा 18वीं सदी के आखिर तक बना रहा। डच, फ्रेंच, ब्रिटिश और अन्य यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों ने इस व्यापार से बेहिसाब मुनाफा कमाया। ये कंपनियां भारत आकर चांदी के बदले सूती और रेशमी कपड़े खरीदती थीं, परंतु जैसा कि आप जानते हैं, जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की राजनीतिक सत्ता मिल गई, तो उसे भारतीय चीज़ें खरीदने के लिए चांदी मंगाने की ज़रूरत नहीं रही। अध्याय 2 में आपने पढ़ा है। इसके बाद तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से ही किसानों और जमींदारों से राजस्व इकट्ठा करके उस पैसे से कपड़ा खरीदने लगी। चित्र 7 है। कोचीन स्थित डच बस्ती का समुद्र से दिखता दृश्य 17वीं शताब्दी में। जैसे जैसे यूरोपीय व्यापार फैला, विभिन्न बंदरगाहों पर व्यापारिक बस्तियां भी बनने लगीं। कोचीन में डच बस्तियां 17वीं शताब्दी में विकसित हुईं। बस्ती के चारों तरफ स्थित किलेबंदी को देखिए। हालांकि इस चित्र में किलेबंदी सही तो समझ में नहीं आ रही है। बड़े बड़े भवन दिखाई दे रहे हैं, यही फैक्ट्रीज वगैरह रहे होंगे। इसका नाम है अप्रोफिज ऑफ द सिटी ऑफ कोचीन टू द नॉर्थ, मतलब नॉर्थ की उत्तर की दिशा से इसका चित्र वगैरह दिया गया है। 18वीं सदी के आखिर में बुनाई के मुख्य केंद्र कहाँ कहाँ थे? ये स्टार बना हुआ भाग सफ़ेद वाला है, और प्लस टाइप में चेक और धारीदार, स्क्वायर जो है सिंट जो हो जाएगा, और ट्रायंगल में सिल्क। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे
लाहौर पंजाब, सरहिंद, समाना दिल्ली, आगरा जयपुर, सांगानेर, पत्तन गुजरात, अहमदाबाद, कम्बे सूरत, बम्बई, सिरोज, बुरहानपुर, बनारस, पटना, कलकत्ता, ढाका, गोलकुंडा हो गया, मछलीपट्टनम, पेताबोली, पुलिकट, मद्रास, पांडिचेरी, नागपट्टनम, तंजौर, मदुरई, कालीकट, गोवा, ये सब बुनाई केंद्र हैं। सन 1500 से लेके 1750 तक यहाँ पे बुनाई हुआ करती थी। अगर आप इस नक्शे को देखें तो पाएंगे कि 19वीं सदी के आरंभ में कपड़ा उत्पादन 4 क्षेत्रों में केंद्रित था। बंगाल सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक था। डेल्टा की असंख्य नदियों से सटे बंगाल के उत्पादन केंद्र अपना माल दूर दूर तक आसानी से भेज सकते थे। याद रखें कि 19वीं सदी के प्रारंभ में रेलवे की शुरुआत नहीं हुई थी और सड़कें भी अभी बननी ही शुरू हो रही थी। पूर्वी बंगाल अर्थात अब का बांग्लादेश स्थित ढाका 18वीं सदी में सबसे महत्वपूर्ण कपड़ा उत्पादन केंद्र था। ये शहर अपनी मलमल और जामदानी बुनाई के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। यदि आप नक्शे में भारत के दक्षिणी भाग को देखें तो मद्रास से उत्तरी आंध्र प्रदेश तक फैले कोरोमंडल तट के साथ साथ सूती कपड़ा बुनाई केंद्रों का एक और समूह दिखाई पड़ेगा। पश्चिमी तट पर मुख्य बुनाई केंद्र गुजरात में स्थित थे।